हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ चैप्टर्स जो थे वो कल हो गई थी और कुछ चैप्टर्स जो है आज होनी है। तो कौन कौन से चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज की। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में कि ये पार्ट 3 के अंदर आता है। ये जो है ये पार्ट 3 के अंदर आता है। आर्टिकल्स कितने से कितने तक? तो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक। ये लिया कहाँ से गया है? ये अमेरिका से लिया गया है और इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान जो है वो 7 मूल अधिकारों को दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी वर्तमान में 6 हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन सा अधिकार है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार जो है वो आर्टिकल्स 14 से 18 के अंदर है। फिर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 19 से 22 के अंदर है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 के अंदर है। फिर है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल्स 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वो 29 से 30 के अंदर है। फिर संपत्ति का अधिकार 31 में है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल्स 31 जो थी वो ख़त्म कर दिया गया था। वो कब और किससे ख़त्म किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर मूल अधिकार की विशेषताएं क्या थी ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? मूल अधिकार जो है वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखती है। ठीक है, हमारी संस्कृति को भी सुरक्षित रखती है। हम लोग अपना संस्कृति जो भी है, भाषाएं हैं, स्क्रिप्ट है, लिपि है, ये सबको हम बचा के रखते हैं। पहले क्या थी, कोई भी हमारा मतलब अधिकार नहीं था। कब? जब हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे तब। ठीक है, तो अब जो है फंडामेंटल राइट्स ये सब मुझे देती है कि हम अपना संस्कृति, धरोहर, लिपि, स्क्रिप्ट, जितनी भी भाषाएं हैं वो सब सुरक्षित रख सके। फिर इसकी फीचर्स क्या थी? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये लोगों की रक्षा करते हैं। अल्पसंख्यक की जो प्रशासन है वो प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये 3-4 कुछ फीचर्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस करा था पिछली क्लास में। फिर इसको क्लासिफिकेशन किया गया था फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल्स 12 के अंदर क्या कहा गया था? जो मौलिक अधिकार है वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा। यह राज्य जो कहा जा रहा है वो भारतीय राज्य के लिए। ठीक है, जो भारत में जितने भी 28 अभी कितने राज्य हैं 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो मौलिक अधिकार है वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र में पूरी तरीके से लागू किया जाता है। आर्टिकल्स 30 में कहा गया था, आर्टिकल्स 13 में कहा गया था कि जो रूढ़ी परंपरा है, अंधविश्वास के से कोई भी अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो ये सब मौलिक अधिकार को न्यायालय इसे इनवैलिड घोषित कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल्स 14 में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो कानून है वो कानून के सामने सभी की समान समान समता होगी। मीन्स जितने भी मतलब लोग हैं, गरीब है, अमीर है, जो भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी इंसान हो, तो वो कानून के सामने सभी को समान दंडित दिया जाएगा, सभी को समान समता मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी। ये आर्टिकल्स 14 जो है वो फॉरेन कंट्री के लिए भी लागू होती है और इंडियन कंट्री के लिए भी लागू होती है। ठीक है, आर्टिकल्स 15 में हम लोग डिस्कस किए थे कि जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश ये सब के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 में हम लोग डिस्कस किए थे, आर्टिकल 16 में डिस्कस किए थे कि जो सार्वजनिक है, मीन्स कोई भी जॉब हो, लोक नियोजन हो, उसमें उसकी समान समता होनी चाहिए। आर्टिकल्स 17 में डिस्कस किए थे, उपाधियों का अंत है। फिर उसके आर्टिकल्स 19 में 6 मूल अधिकारों की जो है वो गारंटी दिया गया था। फिर आर्टिकल्स 20 में हम लोग देखे थे कि जो अपराध है वो अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में जो है इसको संरक्षण दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल्स 20 जो है वो आर्टिकल्स 20 के अंदर अपराध के लिए जो दोष सिद्धि है उसके संबंध में उसको संरक्षण, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। फिर आर्टिकल्स 21 हम लोगों ने कल बहुत अच्छे और विस्तार से पूरी तरीके से डिस्कस किए थे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें बहुत सारे ऐसे
अधिकार दिए गए हैं, प्रेस के अधिकार है, तो वो सब आप लोग अच्छे से एक बार पिछले वाले क्लास में देख लीजिएगा। फिर आर्टिकल्स 21 में उसके ए के अंदर जो है वो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किस चीज़ का अधिकार? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 22 में इसमें निरोध और गिरफ्तारी के से संरक्षण का अधिकार दिया गया है। 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का निषेध किया गया है। मीन्स जो व्यक्तियों के साथ गंदे विचार, गंदे व्यवहार, बुरे बर्ताव करते हैं, वो सब का इसमें जो है निषेध किया गया है। 24 में जितने भी कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें बच्ची को रोज़गार देने से निषेध किया गया। उन लोगों को रोज़गार नहीं मतलब देना है, मतलब छोटे कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाना है काम में। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, लोहा का फैक्ट्रीज़ है, स्टील फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत मतलब ख़तरनाक डेंजरस काम होते हैं, तो उसमें बच्चों को नहीं लगाना है। तो ये आर्टिकल्स 24 में कहा गया है। फिर 25 में धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं। जो आपका धर्म है, आप जिस भी धर्म को स्वीकार किए हैं, वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल्स 26 में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो भी धार्मिक है वो धार्मिक मामला में प्रबंध अपना कर सकते हैं। 27 में धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी कर भुगतान, टैक्स वगैरह जो है ये सब अपना दे सकते हैं, किसी पार्टिकुलरली को नहीं, बट सब के लिए सब एक ही समान का धर्म होगा, ये इसमें कहा गया। आर्टिकल्स 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। जो संस्कृत पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, मैथिली पढ़ाते हैं, तमिल पढ़ाते हैं, तो वो सब एक स्कूल में जो भी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, उसमें एक पार्टिकुलरली धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। 29 में हम लोग देखे थे, 29 में कि जो अल्पसंख्यक है उसके हित की संरक्षण के लिए कहा गया है। फिर 13 में कहा गया था, 13 में इसमें कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक को अपने शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का भी अधिकार है। 31 में जो है इसमें संपत्ति का अधिकार था, जो कि इसको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया। क्यों बनाया गया है ये भी मैं कल वीडियो में डिस्कस की थी, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। फिर आर्टिकल्स 21 में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो कानून की सुरक्षा है वो सभी के लिए एक बराबर होगी, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस करा था। आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं ये देख लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल आउटसाइड्स पार्ट 3। मीन्स पार्ट 3 के बाहर भी और भी अधिकार हैं। फिर है क्रिटिसिज्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसकी जो क्या महत्व है वो सब आज देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स का कुछ अपवाद भी इसमें दिया गया है, वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अब आगे। पार्ट 3 के बाहर भी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो दिया गया है, जैसे कि इन अधिकार को संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। दिस राइट्स ऑफ आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स और नॉन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये अब आपका पार्ट 12 में आर्टिकल्स 265 के अंदर है, जो कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को आरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी कर को जो है वो संग्रहित जमा नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल्स 300A पार्ट 13 300A में कहा गया है व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आपका आगे पार्ट 13 में आर्टिकल्स 301 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, भारत का जो राज्य क्षेत्र है आप वहाँ पे कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम आवाद, ये सब जो है आपको राइट्स दिया गया है। ये एक्स्ट्रा मतलब मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है, उससे थोड़ा कुछ बाहर है ये, आप इसको भी दिमाग में मतलब थोड़ा रख सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। जो भी मैं बता रही हूँ उसको एक कॉपी में आप अच्छे से लिख लीजिए और बार बार
बार उसको देखते रहिए, इसमें रटना ही नहीं है, आप देखेंगे तो वो खुद ही आपके माइंड में बैठ जाएगा। और ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, एक्स्ट्रा जो भी फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 15 में आर्टिकल 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, जो भी लोकसभा चुनाव होती है, राज्यों की विधानसभा चुनाव होती है, वो सब में क्या है, जितने भी लोग हैं, अमीर गरीब ऊंची नीची जाति जितने भी हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग के संप्रदाय के लोग हैं, वो सभी को मत देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई वेल एजुकेटेड इंसान है, पढ़ा लिखा है, वही वोट देगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, मतलब एक अच्छा संपूर्ण घर परिवार से, वही दे सकता है वोट। ऐसा नहीं है, ऐसा पहले था हमारे इंडिया में, ऐसा पहले था, लेकिन बाद में इसको जो है, बाद में इसको संशोधन करके बना दिया गया है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार है वोट देने का। किसी भी व्यक्ति को मतलब वोट देना कोई नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार। इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज हैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फर्नीचर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ हैं तो उसकी कुछ बुराइयाँ भी होती है। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स की कुछ आलोचना भी किया गया था, क्रिटिसिज्म भी किए गए थे। इसमें ये कहा गया था कि व्यापक सीमाएं हैं। ठीक है, जो ये व्यापक सीमाएं कह रहे हैं, इससे क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये असंख्यक है, अपवाद है, प्रतिबंधों, गुणों और व्याख्याओं का विषय में है। ठीक है, इस तरह से ये आलोचना जो किया गया, इस बात का इसमें उल्लेख किया जाता है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जसपत राय कपूर जो है, इस जसपत राय कपूर जो थे, वो उस समय फंडामेंटल मतलब जब बनाया जा रहा था तब उस समय उन्होंने ये कहा था, जसपत राय, ठीक है, जसपत राय, ठीक है, जसपत राय जो थे, उन्होंने ये कहा था कि मूल अधिकारों के भाग जो है उसको इस तरह से कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकार की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। ठीक है, इस तरीके से कहा जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब भी इमरजेंसीज लगती है, नेशनल इमरजेंसीज लगती है, तो हमारा सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। सिर्फ दो मूल अधिकार बच जाता है, 20 और 21। ये दोनों ऐसे हैं जो जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए इसकी क्रिटिसिज्म की गई थी, आलोचना की गई थी। फिर दूसरा इसमें कहा गया था, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये सूची जो है व्यापक नहीं है, इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें जब बनाया जा रहा था फंडामेंटल राइट्स, तब उस समय समाज की सहमति नहीं ली गई थी, सिर्फ इसमें राजनीतिक जितने भी लॉयर्स थे, क्योंकि इसमें जो भी भाग ले रहे थे वो तो सब वकील वगैरह ही थे ना, डॉक्टर्स, वकील, ये सभी पार्टिसिपेट किए थे। इसमें कोई समाज का कोई मत नहीं था कि हाँ किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका अपवाद कहा गया है कि राजनीतिक अधिकार का उल्लेख है इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकार का व्यवस्था नहीं किया गया है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, समाज की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम और सुविधा का अधिकार, ये सब अधिकार इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसको अपवाद किया गया था। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देश के लिए नागरिकों को प्राप्त है। समाजवादी संविधान जैसे कि रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब अधिकार की व्यवस्था रखता है। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक टाइप का जो मौलिक अधिकार है वो कौन रखता है? वो चीन रख रहा है, वो रूस रखता है। फिर उसके बाद में तीसरा कहा गया स्पष्टता का अभाव। मीन्स इसमें स्पष्ट किसी भी चीज़ को नहीं दिखाया गया, ये एक धुंधली तरीके से है। ये मतलब कई अभिव्यक्तियाँ, शब्द जैसे कि लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, ये ऐसे शब्द जो है ना, ये साधारण इंसान नहीं समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक आम आदमी के लिए समझने के लिए काफ़ी जटिल है। तो इसलिए ऐसा इसमें मतलब कहा जाता है कि संविधान को वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया। मीन्स इसमें ज़्यादा करके वकील ही पार्टिसिपेट किए थे जब ये बन रहा था। एक आइवर जैगिंस, उन्होंने ये कहा था कि संविधान जो है वो वकीलों के लिए स्वर्ग है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जैसे कि
एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, उसमें तो ऐसा नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वकीलों के लिए स्वर की संज्ञा किसने दी थी। उसमें नीचे आपको 4 ऑप्शंस देंगे, तो इसमें आप किस में टिक करेंगे? आइवर जाएगी, इसमें आपको टिक करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछे जाएंगे, ठीक है। एसएससी में सिंपल इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा करके फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल से ही पूछा जाता है। तो आपके लिए उतना जो फर्स्ट क्लास में वीडियो दिए थे, तो वो आप सिर्फ देख लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। फिर उसके बाद इसमें चौथा इसमें कहा गया था इसमें चौथा कहा गया था अस्थायित्व का अभाव। इसमें चौथा अस्थायित्व का अभाव मीन्स ये जो है ना, ये अपरिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार जो है ये अपरिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि संसद इनमें कटौती कर सकती है, इसको समाप्त भी कर सकती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं संपत्ति के मूल अधिकार। मैं बताई थी ना कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसीलिए ये अपरिवर्तनीय, इसको कभी भी कोई भी संसद में जो मेंबर्स और पार्लियामेंट्स हैं वो सब इसको परिवर्तन कर सकते हैं संशोधन करके। इसीलिए इसकी जो है आलोचना की गई थी कि यह अस्थायित्व का अभाव है। इसमें अस्थायित्व नाम की चीज़ नहीं है, स्टेबल नहीं है। इसको संसद इनमें कटौती भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो 1978 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। ये संसद में बहुमत वाले राजनीतिकों का एक हथियार था, जिसमें कि न्याय क्षेत्र द्वारा बनाया गया था। मूल ढांचे का ये सिद्धांत है जिसमें कि मूल अधिकार में कटौती करके समाप्त करने के लिए संसद को अधिकार दिया गया है। तो ये संसद के पास अधिकार है। और पांचवा इसमें क्रिटिसिज्म जो किया गया है वो आपातकाल के दौरान स्थगन मीन्स जब आपातकाल लगती है तो हमारा सारा मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है, वो सारे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 20 और 21 जो है वो रह जाता है, ठीक है। ये सिर्फ रहते हैं, बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वो सब समाप्त हो जाते हैं। करोड़ों निर्दोष लोगों के जो अधिकार होती है वो समाप्त हो जाती है। आलोचना करने का यही सब कारण है। मूल अधिकार हमेशा रहना चाहिए, चाहे आपातकाल हो या सामान्य स्थिति हो। उन लोगों का कहना ये था, बट इसमें इसलिए आलोचना किया गया था। फिर है महंगा उपचार। महंगा उपचार से यहाँ क्या अर्थ निकलता है? तो जो भी न्यायपालिका है, न्यायपालिका की इन अधिकारों की रक्षा और विधानमंडल कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है। मतलब इसमें जो है हस्तक्षेप कौन कर सकती है? आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। वो लोग इसके मतलब जिम्मेदार थे। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। इसीलिए जो भी आलोचक है वो सब कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूल्य से जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। उसके बाद है इसका जो आलोचना किया गया था वो निवारक निरोध है, ठीक है। जितने भी आलोचक सब थे, क्रिटिसिज्म जो किए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो है ना, ये आर्टिकल्स 22 मूल अधिकार का मुख्य भावनाओं से दूर करता है। मतलब आर्टिकल्स 22 में आप लोग क्या देखे थे? आर्टिकल्स 22 में क्या कहा गया था कि निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण, ये कहा गया था ना कि मतलब जब भी आपको कोई गिरफ्तार करने आता है, अरेस्ट करने, तो आप उससे उसका रीज़न पूछते हैं, क्या रीज़न है, ये भी आपको राइट्स दिया गया है। तो इसमें जो है ना, इससे संरक्षण जो करता है, तो ये इसमें कहा गया है कि ये आर्टिकल्स 22 मूल अधिकार का जो है ये इसकी भावनाओं से ये दूर है, ठीक है। राज्य की मनमानी शक्ति प्रदान करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। जो राज्य होती है वो मनमानी अपना करते रहती है, वो अपने शक्ति का ज़्यादा उपयोग मतलब दुरुपयोग भी कर देती है, और व्यक्तिगत जो भी स्वतंत्रता है वो इसका हनन होता है। तो आलोचक जो थे वो न्यायोचित ठहराती है कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकार की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। मीन्स एक व्यक्तिगत को जो अधिकार मिलना चाहिए वो कम मिला है, राज्य को अधिकार जो है वो ज़्यादा मिला है। किसको मिला है ज़्यादा करके? वो राज्य को अधिकार ज़्यादा मिला है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। मीन्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने हमारे देश में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उतने किसी भी अन्य देश में नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इतने सारे मौलिक अधिकार मिलेंगे, मौलिक कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलेंगे, और किसी भी संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है इसमें प्रतिमान दर्शन नहीं है। प्रतिमान दर्शन कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास जो है वो दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। दार्शनिक मीन्स
जो है वो दर्शन सिद्धांत की उपज नहीं है। इसमें भी आइवर जेगिंस जो है वो उन्होंने कहा था कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी थे ये क्रिटिसिज्म्स थे, ये आलोचना किया गया था मूल अधिकार का। अब देखते हैं मूल अधिकार का महत्व क्या है। तो मूल अधिकार का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये क्या करता है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ पे तो हर चीज़ की आज़ादी होती है। बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, रहने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। अगर आपको कोई भी बिल पसंद नहीं आ रहा है तो उस पर आप अपना आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसकी आज़ादी है। तो ये मूल अधिकार जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था करता है। इसका मतलब ये कहने का है, ठीक है। ये व्यक्ति की भौतिक नीति, ये व्यक्ति की भौतिक नीति एवं नैतिक सुरक्षा के लिए की भी रक्षा करता है ये, ठीक है। जो भी व्यक्ति है उसकी भौतिक हो गया, फिर नैतिक सुरक्षा उसकी रक्षा करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी ये देती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बट व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम है, इसमें राज्य की स्वतंत्रता जो है वो ज़्यादा है। फिर ये विधि के शासन की स्थापना करती है। देश में विधि के जो शासन है उसकी स्थापना करती है। ये अल्पसंख्यक एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करती है। जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन लोगों की भी ये रक्षा करती है। फिर है इसमें राज्य की जो भारत राज्य की धर्म है, धर्मनिरपेक्ष, उसकी भी ये रक्षा करती है। फिर सरकार के पूर्णतः पर जो नियंत्रण है वो करती है, ठीक है। जो सरकार है, सरकार की मनमानी को भी करने से ये रोकती है। जैसे कि अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता तो क्या आप अपना सरकार खुद से चुन सकते थे? नहीं चुन सकते थे। कोई भी राजा महाराजा उत्तराधिकारी बन जाता, जैसे कि वंशानुगत चलता है कि ये अगर राजा है तो इसका बेटा ही दूसरा राजा बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितनी मतलब उस समय प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये सरकार जो चुनते हैं, ये कौन चुनता है? ये हम लोग खुद चुनते हैं। तो ये कहाँ से मिली है? ये हमें मौलिक अधिकार से ही ना दिया गया है। तो हम लोग को अधिकार है कि हम लोग अपना गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं। फिर उसके बाद है राज्य की धर्म की निरपेक्ष की छवि को बल देना, ठीक है। फिर उसके बाद में सरकार के शासन की पूर्णतः नियंत्रण, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय। फिर व्यक्तिगत सम्मान, किसी भी व्यक्ति की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसे मतलब हे दृष्टि से नहीं दे सकते हैं, उसकी मतलब लांछन नहीं लगा सकते, कोई भी तरीके का बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। ये लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भी भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टिकुलर व्यक्ति उसमें ले सकता है, या एक ही कोई पार्टिकुलर कास्ट के उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उस एग्ज़ाम में हर कोई बैठ सकता है, ठीक है। हर कोई जाति के लोग बैठ सकते हैं, चाहे वो मतलब विकलांग लोगों को भी अब तो देने लगा है। तो उसमें हर व्यक्ति का समान अधिकार है कि वो इस एग्ज़ाम में बैठे और पार्टिसिपेट करे और फिर उस एग्ज़ाम को निकाले। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने के अवसर की अदा करता है, ठीक है। ये आपका जो है ना ये मौलिक अधिकार अब ख़त्म हो गया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। अपनी पढ़ाई को और अच्छे से जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।